हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौसन इन्फो पर। आज जो ये वीडियो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। यह टॉपिक आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वेटेज ज़्यादा रहता है। तो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे 1885 से 1947 तक का सभी घटनाक्रम। ठीक है, यह जो टॉपिक है आपको 70th BPSC और TRE 4.0 और बिहार दरोगा, बिहार SSC जो भी आगामी एग्ज़ाम है उसमें आपको काम देगा। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भी भूलें और लास्ट में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख रहे हो जैसा कि लिखा हुआ है, कांग्रेस का गठन, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस का विभाजन, होम रूल लीग, जालियांवाला बाग नरसंहार। तो सब टू द पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, एक भी चीज़ को स्किप ना करें। ये आपको एग्ज़ाम में 5 से 6 नंबर दिला सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें असहयोग आंदोलन देखेंगे, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट, सारे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 1885 से 1947 तक की सभी घटनाक्रम का एक सीरीज है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला है उदारवादी चरण, फिर है उग्रवादी चरण, फिर है गांधीवादी चरण। ठीक है, 3 चरणों में हमें इसे पढ़ना है। तो हम इस वीडियो में देख रहे हैं 1885 से लेके 1947 तक की टोटल घटना। ठीक है, तो उसमें हम लोग 3 चरण पढ़ने वाले हैं। पहला है उदारवादी चरण जिसको नरमपंथी विचारधारा कहते हैं। 1885 से 1905 तक की जो भी घटना है उसे हम क्या कहेंगे, उदारवादी चरण कहेंगे, जिसको नरमपंथी विचारधारा कहा जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है उग्रवादी चरण। ठीक है, इसको गर्मपंथी विचारधारा कहते हैं, जो कि 1905 से 1919 की घटना इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद गांधीवादी चरण है 1919 से 1947। ठीक है, तो 3 चरण हो गए, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। तो इस तरह से आपको काल भी पूछ सकता है कि कितने साल से कितने साल को हम उदारवादी चरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति 1885 से 1947 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो हुआ उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, तो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 ईस्वी से माना जाता है। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, डेट था आपको 28 दिसंबर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। ठीक है, इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इस जगह का नाम याद रखिएगा, बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इस अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी किए थे। कहीं कहीं भूमेश चंद्र बनर्जी ना देके WC बनर्जी लिखा रहता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कांग्रेस अधिवेशन, पहला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी किए थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे A.O. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक सुधारक और ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन बने, A.O. ह्यूम बने। ठीक है, हालांकि वह कांग्रेस के जन्मदाता था, परंतु उसने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं किया, उसको महासचिव बना के रखा गया। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया था, 72। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। ठीक है, और उसमें जो सदस्य हिस्सा लिए थे वो उनकी संख्या 72 थी।
एओ ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री पद पर 1885 से 1907 ईस्वी तक बने रहे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड के थे। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगें मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 को भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। कांग्रेस के नेताओं ने अपनी मांग मनवाने के लिए उद्देश्य से क्या किया था? ब्रिटेन में नौरोजी की, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। 1818 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में जो है 1888 में क्या हुआ? लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 87 में है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। ठीक है, उदारवादी में प्रमुख नेता थे। ये सारे नेता का नाम आप याद रखिएगा। कहेगा निम्न में से कौन उदारवादी नेता थे, तो आपको नाम याद रहना चाहिए। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रनाडे, दीन शाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि। उदारवादियों का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था तथा अंग्रेजी शासन की न्यायप्रियता में इन उदारवादियों की घोर आस्था थी। उदारवादी नेता अपनी मांगे प्रतिवेदनों, प्रार्थना पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख रखते थे। कांग्रेस के उग्रपंथी नेताओं ने उदारवादी नेताओं के इस लचीलेपन व्यवहार के कारण इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। 1885 ईस्वी में कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांगों को विनम्र निवेदन के साथ प्रत्येक अधिवेशन में दोहराती रही। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकाय को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में बदरुद्दीन तैयब थे तथा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष 1888 में जॉर्ज यूल थे। लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत व इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने की सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बैलबाई आयोग की नियुक्ति तथा 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, इस चरण 1885 से 1905 ईस्वी के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक उपलब्धियां थी। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी। ठीक है, करा राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद तथा उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। उसी समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद का सूत्रपात हुआ था। ठीक है, जब नव राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं में प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय। भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। उन्होंने उग्र राष्ट्रीय चेतना के विकास में धार्मिक रूढ़िवाद का आश्रय लिया था। तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया था। उग्रवादी नेताओं का विश्वास था कि भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, उसके लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण में लाल बाल पाल उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ कहलाते थे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र थे। ठीक है, और महाराष्ट्र में कब शुरू हुआ? 1897 में। इस चरण में क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा दिए गए नारे अनुनय विनय नहीं अपितु युत्सा को अपना आदर्श घोषित किया।
बात करें अब बंगाल विभाजन की, तो बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय प्रभावी हुई। बंगाल विभाजन के विरोध में कांग्रेस 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा के साथ बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अगस्त, ये डेट याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन लागू हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। 16 अगस्त 1905 को ही संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पथ संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया। बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, अपितु स्कूलों, अदालतों, उपाधियों एवं सरकारी नौकरियां आदि का भी बहिष्कार किया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पर सर एंड्रूज एंडरसन लीथ फ्रेजर था। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुएं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण हिंदू और मुसलमान को विभाजित करना था। ठीक है, पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया। स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में 1912 में बन गया था दिल्ली। ठीक है, 1911 में हस्तांतरित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर रजा दिल्ली में तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया था। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इनका नाम याद रखिएगा, H.W. नेविल्सन जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ब्रिटिश पत्रकार थे। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। स्वदेशी आंदोलन में लगाए गए नारे थे वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ने शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1908 में अमृतसर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। इस मांग की पूर्ति शीघ्र ही 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम द्वारा हुई थी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का मुख्यालय लखनऊ में था। 1908 ईस्वी में इसकी एक शाखा लंदन में सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। अब देखिए, घटना है कामागाटा मारू प्रकरण। ठीक है, 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था तथा 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में छपने लगा। गदर अखबार गदर के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कामागाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी में घटित हुआ था।
कामागाटा मारू जहाज बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 में किराए पर लिए थे। कामागाटा मारू जहाज 26 दिसंबर 1914 के कलकत्ता बजबज नामक स्थान पर पहुंचा। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 ईस्वी में भारतीयों ने के कनाडा प्रवेश को लेकर कुछ भारतीयों पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध आंदोलन हुआ। आंदोलन के नेताओं ने सोड़ कमेटी की स्थापना की। नेताओं में प्रमुख थे बलवंत सिंह, हुसैन रहीम और सोहन लाल पाठक। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने जलपोत किराए पर लेकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। अब है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी। राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता के साथ साथ कांग्रेस के उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं के मध्य मतभेद व्यापक होते जा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी एवं उग्रवादी गुटों में विभक्त हो गई। ठीक है, जिसे सूरत फुट के हम नाम से जानते हैं। 1907 में उदारवादी और उग्रवादी गुट विभक्त हो गए। 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों द्वारा पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया, जिसमें भाई बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। 23 दिसंबर 1912 में किसको फांसी दी गई? भाई बाल मुकुंद को, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आगे। लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी। 1915 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से बम्बई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर एक संयुक्त योजना बनाई, जो 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकृत हो गई। यही योजना कांग्रेस लीग योजना लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली, जो कालांतर में कांग्रेस की भयंकर भूल सिद्ध हुई। उग्रवादी एवं उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने भूमिका निभाई, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक कांग्रेस लीग समझौता में भूमिका निभाया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। अगला टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन 1916। ठीक है, 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, इसलिए इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और सूरत फूट जो है उसमें उग्रवादी और उदारवादी में फूट हो गया था। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसका केंद्र पूना में था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई। एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना से संबंधित थे। तो बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में किए थे और मद्रास में एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रचार किया। कॉमन बिल भी जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया कॉमन बिल, ये ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ नहीं होगा, कॉमन बिल होगा। ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमन बिल जो है एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। अब बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी मराठी और मराठा अंग्रेजी ने इस आंदोलन के प्रचार में अग्रणी कार्य किया। बाल गंगाधर तिलक के दो पत्रिका थे, मराठा और केसरी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको 1919 से 1947 की टोटल घटना आपको इसमें देखने को मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण जो है गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर मोहनदास करमचंद गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया।
महात्मा गांधी 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे, जहां वह 21 वर्ष रहे। भारत वापसी के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध प्रयासों में सहायता की। फलतः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर हिंद सम्मान से सम्मानित किया। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करने के क्रम में मैरिट्सबर्ग नामक स्थान पर गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पटरी के नीचे फेंक दिया। गांधी जी ने 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। गांधी जी दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है, इसे ही राम राज्य कहते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। गांधी जी द इनर टेम्पल लंदन में बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया तथा रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। इस पुस्तक के अनुसार व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी आधार पर सर्वोदय का अवधारणा का प्रतिपादन किया था। गांधी जी ने भारत वापस आने पर 1916 ईस्वी में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम स्थापित किया। भारत में 1917-18 के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेरा किसान आंदोलन 1918 और अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन 1918 का सफल नेतृत्व किया था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और JB कृपलानी थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। जो कौन कौन गांधी जी के साथ थे। चंपारण सत्याग्रह के अन्य नेता थे ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और शंभू शरण वर्मा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी का साथ दिया था। खेरा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास थे। भारत में पहला असहयोग आंदोलन खेरा सत्याग्रह है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधाराओं को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय से सबसे अधिक प्रभावित किया। अब बात करें रॉलेट एक्ट 1919 की, तो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए सन 1918 ईस्वी में गठित सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर फरवरी 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद द्वारा एक विधेयक पारित किया गया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। यह कानून जनता की सामान्य स्वतंत्रता पर प्रत्यक्ष कुठाराघात था। इसलिए भारतीय जनता इसे काला कानून कहकर कटु आलोचना की। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट का फुल फॉर्म है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया एवं सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। सरकार ने गांधी जी के पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करते ही उन्हें पलवल, हरियाणा गिरफ्तार कर लिया, जिससे जनता में आक्रोश बढ़ गया। अंततः सरकार ने गांधी जी को बंबई ले जाकर रिहा कर दिया, परंतु आक्रोश कम नहीं हुआ और जलियांवाला बाग की घटना घटित हो गई। रॉलेट एक्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय तथा मजहरूल हक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग का नरसंहार को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर में जलियांवाला बाग में आयोजित की गई थी। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने इस सभा को घेर कर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड
हत्याकांड के संदर्भ में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में लगभग 400 लोग घायल हो गए थे। इस हत्याकांड ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को झकझोर डाला और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा परिवर्तित कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। इस हत्याकांड के विरुद्ध बढ़ते जन असंतोष से भयभीत होकर सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की, जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर के कृत्य को वैध ठहराया गया। नेक्स्ट टॉपिक है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगियों द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों के एक वर्ग को गहरा आघात पहुंचाया, जिसके परिणाम स्वरूप सितंबर 1900 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के समर्थन में हुआ था। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त बैठक, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 को में की थी। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने वचन दिया था कि वे तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार तुर्की का विघटन करने का निश्चय किया। गांधी जी असहयोग चलाने की सलाह दी। खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए और साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी तैयार कर लिया। नवंबर 1919 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ, जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया। खिलाफत समिति के सदस्य शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी थे। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। हाकिज उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां। खिलाफत और असहयोग की घटना पर एचिंसन ने कहा कि हम मुसलमानों को हिंदू से भिड़ा नहीं पाए। 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से 12 फरवरी 1922 तक। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव CR दास ने प्रस्तावित किया था। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवाया था। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग को माना जाता है। ये प्रथम जन आंदोलन किसको माना जाता है? असहयोग आंदोलन को। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। शिक्षा संस्थाओं को असहयोग आंदोलन के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था। इस आंदोलन के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, अरुणा आसफ अली, टी प्रकाशम एवं राजेंद्र प्रसाद आदि ने न्यायालयों का बहिष्कार कर इस आंदोलन में भागीदारी की थी। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी थी। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया। सरकार का दमन चक्र भी आंदोलनकारियों को रोक नहीं पाया। अंततः सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी पर प्रतिबंध लगाते हुए अली बंधुओं, पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़न नीतियां वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को समाप्त घोषित कर दिया। 12 फरवरी का डेट याद रखिएगा कि कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, 12 फरवरी 1922 को। कांग्रेस के सदस्य जो असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, बिपिन चंद्र पाल
और एनी बेसेंट। आंदोलन समाप्त होते ही सरकार ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दी गई। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का नारा दिया। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण वह इसका परिणाम नहीं देख सके। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी कर रहे थे। 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक पुलिस को रोकना चाहा, लेकिन जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे थानेदार सहित लगभग 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 1950 ईस्वी में M.N. राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। भारत में 1922 ईस्वी में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। अगला है स्वराज पार्टी का गठन। असहयोग आंदोलन की असफलता के पश्चात मार्च 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू तथा C.R. दास ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार की गठन की मांग उठाना तथा मांगों को न मानने पर विधान परिषद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना। सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप ही भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल का केंद्रीय विधानमंडल में चुना जाना स्वराजियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1923-24 में नगरपालिका और स्थानीय निकायों के हुए चुनाव में इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई थी। कलकत्ता के मेयर C.R. दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए थे। 16 जून 1925 को C.R. दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज पार्टी शिथिल होने लगी और स्वराजवादियों के असफल होने पर कांग्रेस की बागडोर पुनः गांधी जी के पास आ गई। श्रीनिवास अयंगर मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक तथा N.C. केलकर स्वराज दल के अन्य नेता हैं। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में विघटन हुआ। इस बार उदारवादियों ने कांग्रेस छोड़कर अखिल भारतीय उदारवादी संघ इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। अब बात करें क्रांतिकारी आंदोलन। 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के पश्चात देश में राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही नवयुवक निराशा में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हुए। इस दौर में क्रांतिकारी आंदोलन 2 धाराओं में विकसित हुआ, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में तथा दूसरा बंगाल में। उत्तर भारत में क्रांतिकारी नेताओं में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर सर्वाधिक चर्चित थे। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HR की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1950 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। इस घटना को काकोरी हत्याकांड के नाम से जानते हैं। चलिए, सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में शामिल 29 क्रांतिकारियों को अभियुक्त बनाया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अली खां और रोशन लाल और राजेंद्र लाहौरी को फांसी दी गई। इस कांड से संस्था HR का अस्तित्व समाप्त हो गया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में कोटला फिरोज मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु द्वारा की गई हत्या हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की क्रांतिकारी गतिविधि थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को
आतंकित करना था। विधानमंडल पर बम फेंकने समय ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, परंतु सबसे पहले इसका नारा भगत सिंह ने दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। तत्पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को पुलिस के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गए। इस प्रकार उत्तर भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गतिविधियों का सदैव के लिए अंत हो गया। बंगाल में सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की। यह संस्था चटगांव में सक्रिय थी। इस समय के अन्य प्रमुख सदस्य थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, गणेश घोष और कल्पना घोष। 16 फरवरी 1933 ईस्वी को राजद्रोह के आरोप में सूर्य सेन बंदी बना लिए गए तथा 12 फरवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों को भयंकर दमन किया, जिसके फलस्वरूप 1932 ईस्वी तक क्रांतिकारी आंदोलन बिखर गया। देखते हैं साइमन कमीशन 1927 ईस्वी। भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 ईस्वी में एक्ट के अनुसार 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां जहां यह आयोग गया उसका विरोध किया गया तथा काले झंडे दिखाए। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी की चोट से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन ने मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर लंदन के गोलमेज सम्मेलनों में विचार विमर्श हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक दौर में पहुंचा दिया था। अब बात करें नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमें एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था निहित थी। 11 मई 1928 ईस्वी को दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति स्थापित हुई, जिसे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। इस समिति ने 28 अगस्त 1928 ईस्वी को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार जैसे विषय शामिल थे। पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1928 ईस्वी में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी। नेहरू रिपोर्ट पर कलकत्ता 1928 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट को लेकर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसे गांधी जी ने हस्तक्षेप कर सुलझाया। गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट प्रदान न किया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। जिन्ना फॉर्मूला 1929 ईस्वी। मुस्लिम लीग ने नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमान की 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया, जिसे जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला कहा जाता है। इनमें प्रमुख मांगे थी मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन की सुविधा, केंद्रीय तथा प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन, राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण आदि। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार को दी गई 1 वर्ष की समय सीमा डोमिनियन स्टेट की स्थापना के संदर्भ में
समाप्त हो जाने के पश्चात 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। इस अधिवेशन में पंडित नेहरू ने उद्घोषणा की कि आज हमारा केवल एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत की जनता का लक्ष्य है। सवनीय अवज्ञा आंदोलन 1929 ईस्वी के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया। फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का दायित्व सौंपा गया। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी ने वायसराय इरविन के समक्ष एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, परंतु वायसराय द्वारा महात्मा गांधी की मांगें अस्वीकृत कर दी गई। फलतः गांधी जी द्वारा सवनीय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात कर दिया गया। 12 मार्च, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ करके सवनीय अवज्ञा आंदोलन का पथ प्रशस्त किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा। यहीं से सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी दांडी आए, सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार ही इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता है। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी तथा मालाबार में व्योकम सत्याग्रह के नेता के केलर के नामक आंदोलन की शुरुआत की। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सवनीय अवज्ञा आंदोलन संचालित रहा। उनके द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती संगठन ने सवनीय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश सरकार द्वारा सवनीय अवज्ञा आंदोलन को उत्पीड़नकारी तरीकों से कुचलने का प्रयास किया गया। जून 1930 ईस्वी में कांग्रेस और उससे संबंध सभी संगठन गैर कानूनी घोषित कर दिए गए। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल में रखा था। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयबजी के हाथों में आ गया। वेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था, जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। सुभाष चंद्र बोस ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की है। गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया गया। कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1930, 31 और 32। यह ऐसी पहली वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा प्रदान किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 सदस्यों में 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के शेष 76 भारतीय, उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, व्यापारी वर्ग एवं राजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था तथा अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी आगा खां, मजलूल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, होमी मोदी, एम.आर. जयकर मुंजे, भीमराव अंबेडकर और सुंदर सिंह मजीठिया आदि थे। तेज बहादुर सप्रू, एम.आर. जयकर और बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी इरविन समझौता, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सवनीय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की तथा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया। फलस्वरूप यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 को ईस्वी को समाप्त घोषित कर दिया गया। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी निराश होकर बंबई वापस आ गए। भारत आकर उन्होंने वायसराय वेलिंगटन से मिलना चाहा, परंतु वायसराय ने मिलने से इनकार कर दिया। अतः विवश होकर गांधी जी ने पुनः सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते ही सरकारी दमन चक्र तेज हो गया। गांधी जी
SS राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे तथा वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। गांधी जी के अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। अब बात करें सांप्रदायिक पंचायत पूना समझौता। 16 अगस्त 1932 ईस्वी को विभिन्न संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के विषय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया, जारी किया। इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया, अपितु इसे दलित वर्गों पर भी लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं गोपालाचारी के प्रयत्नों में 5 दिन के उपरांत 26 सितंबर 1932 ईस्वी को गांधी जी और दलित नेता अंबेडकर में पूना समझौता संपन्न कराया गया। ये डेट याद रखिएगा, 26 सितंबर 1932। पूना समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई। इस समझौते के अंतर्गत दलितों के लिए सीट बढ़ाकर 71 से 148 कर दिया गया। अब है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। 17 नवंबर 1932 ईस्वी को से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक आयोजित यह सम्मेलन लंदन में मात्र 46 प्रतिनिधियों की भागीदारी से संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को अंतिम रूप दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि थे। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अब है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव NG रंगा थे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ 1939 ईस्वी होने पर कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। मार्च 1940 ईस्वी को कांग्रेस ने अपने रायगढ़, बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से स्पष्ट किया कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्माती सभा का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन आदि बातें निहित थी। बात है पृथक पाकिस्तान की मांग। 23 मार्च 1940 ईस्वी। 1933 ईस्वी से 1935 ईस्वी के बीच कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ने वाली चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र ने एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। 22 से 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया, परंतु प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार मान्यता 1942 ईस्वी के क्रिप्स प्रस्ताव में सन्निहित थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग की। इस मांग को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलील कुजमा ने इसका अनुमोदन किया। मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है।
यही लिखे थे मोहम्मद इकबाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने ही पृथक राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र का नींव भी रखा। अब क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ईस्वी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इयाक तथा चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वो भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने हेतु उनसे उनकी आकांक्षाओं के अनुकूल विचार विमर्श करे। परिणामतः ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक एवं वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचकर सभी दलों से भेंट के पश्चात कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जैसे औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, संविधान का गठन, प्रांतों का पृथक संविधान बनाने का अधिकार आदि। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकृत कर दिया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आजाद थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से शुरू की गई। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तृतीय सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुना था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बंबई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 ईस्वी को का प्रारंभ होते ही गांधी जी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करने के बाद आगा खां पैलेस में नजरबंद रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन उपवास की घोषणा कर दी। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 1944 ईस्वी को जेल से रिहा कर दिया। 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, लेकिन तटस्थता का रुख अपनाया। कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया। गांधी जी ने जेल से छूटने के बाद रचनात्मक कार्यों का सहारा लेकर पुनः सक्रियता दिखाई। संघर्ष की संभावना से भयभीत होकर सरकार ने बेबेल योजना प्रस्तुत की। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख स्वयं महात्मा गांधी ने नेहरू और आजाद के सहयोग से बनाया था। नेहरू ने प्रस्ताव को पेश किया तथा वल्लभ भाई पटेल इसका समर्थन किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई से नियमित रेडियो प्रसारण राम मनोहर लोहिया ने किया, जबकि उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन दल का महत्वपूर्ण सदस्य थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर, महात्मा गांधी के जीवनीकार महात्मा गांधी के साथ थे। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। 1942 के दौरान 3 स्थान बलिया, मिदनापुर तथा सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। तीनों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बलिया, मिदनापुर और सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने खुफिया रेडियो का संचालन किया था। बात करें बेबेल योजना। अक्टूबर 1943 ईस्वी को लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबेल भारत के वायसराय बने। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से परामर्श
के पश्चात भारतीय समस्या को दूर करने के लिए 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। शिमला सम्मेलन में लॉर्ड बेबल द्वारा भारतीय समस्या का नवीन हल प्रस्तुत किया गया, जिसे बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। बेबल योजना में कहा गया था कि वायसराय एवं प्रधान सेनापति के अतिरिक्त वायसराय की परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन को कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो जाने के कारण समाप्त घोषित करना पड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना का मत था कि वायसराय की कार्यकारिणी में सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही चुने जाए, जिसे बेबल ने अस्वीकार कर दिया। वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब है आजाद हिंद सरकार, इंडियन नेशनल आर्मी। आजाद हिंद फौज का गठन का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित हुआ, जो असफल रहा। आजाद हिंद फौज को असफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस की देन है। द फ्री इंडिया सेंटर का गठन सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में किया था। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फ्री इंडिया लीजन हो जाएगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने। आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड थे। 3 ब्रिगेड थे, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड। 3 ब्रिगेड थे आजाद हिंद फौज के। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था। आजाद हिंद फौज का झंडा तिरंगे का भांति था, जिस पर दहाड़ते शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1947 को जापान ने अंडमान और निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, जिसका नाम शहीद द्वीप तथा स्वराज द्वीप रखा गया। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरुद्वार ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज हुसैन खां पर राजद्रोह का मुकदमा 1945 ईस्वी में लाल किले में चलाया गया। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, भुल्ला भाई देसाई नेतृत्व एवं के.एन. काटजू तथा जवाहरलाल नेहरू ने पैरवी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू, भुल्ला भाई देसाई, के.एन. काटजू और जवाहरलाल नेहरू ने पैरवी की, मतलब वकालत की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया, जो बंबई, लाहौर और दिल्ली में भी फैल गया। नौसेना ने 19 फरवरी 1946 को बंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों द्वारा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया गया। 25 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोही ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण किया। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर 1923 में बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का आयोजन मार्च 1940 में किया था। रास बिहारी बोस ने जापान में इंडियन क्लब की स्थापना की। जनवरी 1944 में रंगून, बर्मा में आईएनए का हेडक्वार्टर लाया गया। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में सूर्य सेन ने की थी। बात करें कैबिनेट मिशन, जनवरी 1946 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक विचार विमर्श हेतु एक संसदीय दल कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निश्चय किया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत दिल्ली आया। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैंथिक लॉरेंस नेतृत्व, भारत सचिव एवं एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। इसका ट्रिक होता है काल, ठीक है। क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीगों के 3 सदस्य सम्मिलित हुए। यह सम्मेलन 5 मई 1946 ईस्वी से 11 मई 1946 ईस्वी तक चला।
सम्मेलन में सर्वसम्मत निर्णय न हो पाने की स्थिति में कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्तावों की घोषणा की। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों में प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, जिसमें उन्होंने मुस्लिम बहुल प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का उपभोग करने के लिए पाकिस्तान का सत्व प्राप्त हो सके। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। एटली की घोषणा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों का सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एटली की इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं साहसिक निर्णय बताया। अब माउंटबेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति। 22 मार्च 1947 को भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी। इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख था जिसके अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी तथा मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनना था कि वो भारत में रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में सम्मिलित होंगे। माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव में को गोविंद बल्लभ पंत ने स्वीकार किया तथा अबुल कलाम आजाद ने समर्थन किया, जो बंटवारे का विरोध कर रहे थे। प्रस्ताव के विरोध में चौथराम मिडवानी, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन तथा मौलाना हफीजुर्रहमान थे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून 1947 ईस्वी को तथा कांग्रेस महासमिति ने 15 जून 1997 ईस्वी को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। 1947 होगा 15 जून 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ तथा 14-15 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्यरात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। 14 अगस्त 1947 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज सस्टम था, जो भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का प्रथम प्रधान था। तो हम लोग आज देखें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जीके जीएस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो खान सर का पॉलिटी का फुल नोट्स है, जो 5 घंटे का होगा, तो आप लोग उसे जरूर देखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।